सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हो? जी हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए लाइफ में सब कैसा चल रहा है? मैम सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम मौज बहार चल रही है। मैम कल क्लास क्यों नहीं ली थी? जी कल क्लास नहीं ली थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैम आज ठीक है? जी हाँ आप ठीक है। तो जो क्लास हम नहीं ले पाए थे, तो इस बार सैटरडे संडे भी हमारी क्लास होगी। इवन अब क्या होगा ना, सैटरडे संडे जैसे मैं ऑफ रखती थी पूरी तरह ऑफ नहीं रहेगा। वीक में किसी भी वजह से ड्यू टू टेक्निकल रीज़न या फिर ड्यू टू हेल्थ रीज़न या फिर कोई भी रीज़न की वजह से बाई चांस क्लास छूटती है तो हम सैटरडे संडे को उसकी रिकवरी किया करेंगे। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, छुट्टी लेने का कोई मतलब नहीं है। और मैं अब ऐसा मानूंगी कि आप रिवीजन साथ साथ करोगे। पहले मैं मानती थी कि ठीक है हम 5 डेज़ हम काम कर रहे हैं, 2 डेज़ आपको दे देते हैं, आप सब क्या करना 2 डेज़ में आराम से बैठ के रिवीजन करना। बट अब वो रिवीजन आप साथ साथ करना। सैटरडे संडे पता नहीं कुछ बच्चे कर भी लेते होंगे, कुछ बच्चे सैटरडे एंजॉय करते होंगे। ठीक है मैम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप हमें कम ऑफ देना, इतना ऑफ मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। हम सैटरडे संडे अब आपसे ऑफ के लिए नहीं बोलेंगे, हम साथ साथ पढ़ाई करके चलेंगे। वेरी वेरी गुड। चलो सबसे पहले आ जाओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आज इनकम टैक्स की क्लास नंबर 2 है। जो बच्चा ये क्लास देख रहा है, इसको करने से पहले प्लीज़ जाके क्लास नंबर 1 देख लो, वरना ये वाली क्लास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आ जाइए यहाँ पर, जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, क्या क्या आपको पढ़ाया था उस चीज़ को मैं रिवाइज करा देती हूँ। मैंने थोड़ा सा समरी नोट्स पूरा बना के रखा हुआ है, आप सब नोट करना चाहो तो ये नोट कर सकते हो। चलिए, टैक्स आपको पढ़ाया था कि टैक्स क्या होता है। मैम इससे पहले आपने एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि पेपर नंबर 64 होता है, 60 मार्क्स का ये आता है, 4 मार्क्स का ये आता है, बला 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 आपने बहुत सारी बातें बताई थी। ये वाली बातें आपने करा देने के बाद हमें बोला था कि बताओ टैक्स क्या होता है। तो टैक्स होता है कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन। फिर इसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको बताए थे कि कस्टम ड्यूटी क्या होता है, रेस्टोरेंट के जो रिकवरी चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं। फिर बताइए टैक्स कितने तरह का होता है। मैम आपने बताया था कि टैक्स 2 तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जिस पर लगता है वही भरता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स का बर्डन एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं होता, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लगता किसी और पर है, भरता कोई और है। इसमें टैक्स का बर्डन जो होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट हो जाता है। फिर मैम आपने बताया था कि टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है। गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लगाती है क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट हमसे हमारी सोसाइटी में रहने की कॉस्ट वसूलती है, जिसको टैक्स कहा जाता है। बाद में वो टैक्स का पैसा हमारे ऊपर खर्च कर देती है, बोलती है कि देखो मैंने आपके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा दिया, अच्छा हाईवे बनवा दिया, अच्छा डैम बनवा दिया, अच्छे रोड्स बनवा दिए, अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया, अच्छे स्कूल्स बनवा दिए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि आपको एग्जाम में क्या पढ़ना होता है, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना होता है या फिर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको पूरा का पूरा लॉ पढ़ना होता है। लॉ के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मैम लॉ के आपने 5 कंपोनेंट्स बताए थे। पहला कौन सा होता है? जल्दी से मैसेज करो मैम। पहला आपने बताया था इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉजेज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, प्रोवाइजो होते हैं। पूरा का पूरा एक्ट ड्राफ्ट किया हुआ है। एनुअल फाइनेंस एनुअल फाइनेंस एक्ट मैंने आपको बताया था एवरी ईयर पार्लियामेंट में इसको पास किया जाता है। एक बिल होता है एनुअल फाइनेंस बिल, उसके बाद उस बिल को पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस में पास कराया जाता है। जब पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से वो बिल पास हो जाता है तो फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी एसेंट दे देते हैं तो फिर वो बिल क्या बन जाता है? मैम वो वाला बिल आपने बताया था क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये जो फाइनेंस एक्ट आता है इसकी वजह से क्या होता है, एवरी ईयर ये जो इनकम टैक्स एक्ट होता है ये अमेंड हो जाता है। फिर आपको अमेंडेड इनकम टैक्स पढ़ना होता है। दैट मीन्स आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट भी साथ साथ पढ़ना है। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स सीबीडीटी बनाती है। रूल्स में प्रोसीजर डिफाइन करती है। सेक्शन की कोई स्पेशल या फिर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें बताई जाती है। फिर बताया था नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं। तो जो सर्कुलर्स होते हैं वो कौन इशू करता है? सीबीडीटी इशू करती है। क्यों इशू करती है? अगर जनरल पब्लिक को या फिर किसी भी ऑफिसर को, किसी एसएससी को कोई डाउट है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन के लिए सीबीडीटी सर्कुलर इशू करती है। ठीक है, नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? नोटिफिकेशन अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन इशू करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ रूल्स कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है तो रूल्स के रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन सीबीडीटी करती है। फिर आया था
केस लॉज क्या होते हैं? केस लॉज के बारे में आपको बताया गया था कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है, जो कि आपको इंटर लेवल पे नहीं पढ़ना, सीए फाइनल पे पढ़ना होगा। इसमें दो तरह के केस लॉज होते हैं, एक तो वो केस लॉज जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आते हैं, या फिर वो केस लॉज जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आते हैं वो लॉ ऑफ द लैंड बोले जाते हैं, उसको इंडिया के अंदर हर किसी असेसी को मानना होता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात करें तो जिस स्टेट की हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसी स्टेट के असेसी को वो मानना पड़ेगा। ठीक है जी मैम, बात इतनी समझ आ गई, आपने ये चीज़ पढ़ाई थी। फिर आपने मैम बताया था कि यहाँ से आप सभी नोट कीजिएगा, नोट करने का टाइम दिया करूँगी, पहले सुना करो, ठीक है। फिर मैम आपने हमको एक बात पढ़ाई थी, हमको याद आ रहा है कि आपने बोला था कि आपके फादर को इनकम तो होती है, और जो इनकम होती है उसी इनकम पर क्या लग जाता है? टैक्स लग जाता है, और उसी टैक्स को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। तो फिर मैम आपने कहा था कि आपके फादर को बहुत सारे सोर्सेज से इनकम आ सकती है, बहुत सारे सोर्सेज से इनकम आ सकती है, लेकिन उन सोर्सेज को, उन इनकम के सोर्सेज को आपने टोटल 5 हेड्स में डिफाइन कर दिया था। आपने कहा था आपके फादर को किसी भी सोर्स से इनकम आ रही हो, किसी भी सोर्स से इनकम आ रही हो, लेकिन वो इनकम आप इन 5 हेड में से किसी ना किसी हेड के अंदर डालोगे। ये 5 हेड आपको इनकम टैक्स में डिफाइन होके मिले हुए हैं। पहला हेड होता है हमारा पीजीबीपी हेड, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको बोलते हैं पीजीबीपी। अगर आपके फादर को बिजनेस से कोई इनकम हो रही है तो फिर वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी मैम? फिर वो होगी पीजीबीपी में टैक्सेबल। सपोज आपके फादर ने कोई कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, आपके फादर ने कोई कोचिंग सेंटर खोला हुआ है, वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बदले उनको क्या मिलती है? फीस मिलती है। तो बेसिकली वो प्रोफेशनल वाला काम कर रहे हैं। जी मैम, वो प्रोफेशनल वाला काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रोफेशन खोला हुआ है, अपना टीचिंग का इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, ठीक है। तो ये इनकम भी इनकी कहाँ पर टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी में। सपोज करो आपके फादर कोई जॉब कर रहे हैं, जब वो जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, तो फिर अगर आपके फादर अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर उनकी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी मैम? सैलरी में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आपके फादर ने कोई घर में से कोई पर्टिकुलर रूम या फिर कोई फ्लैट या फिर कोई फ्लोर रेंट पर दे रखा है, तो आपके फादर को रेंटल इनकम आ रही है, तो वो रेंटल इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी मैम? हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। अगर आपके फादर कोई बिल्डिंग खरीद के बेच देते हैं तो जो भी गेन होता है उसको बोला जाता है कैपिटल गेन, और वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है। फिर बात आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये मैंने बताया था आपको, रेज्यूडरी हेड है। आपके फादर के द्वारा घर में लाई गई इनकम इनमें से किसी भी हेड में ना आए तो फिर आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में डाल के टैक्स लगा दीजिएगा। ठीक है जी मैम, हमको इतनी बात तो समझ आई कि टोटल इनकम के 5 ही हेड हैं। फादर चाहे किसी भी सोर्स से इनकम लेके आ रहे हो, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि आपको अपने फादर की इनकम को इन 5 में से किसी ना किसी हेड में फिट करना है, और जब आप फिट कर दोगे तो उसके बाद टैक्सेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है जी मैम, इतनी बात तो हमको समझ आ गई। चलिए अब पहले हम कुछ समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे बाकी का जो भी मैंने लिखा हुआ है इस पर। इसमें से आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, 5 हेड्स ऑफ इनकम, ये जो मैंने लिखे हुए हैं, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये सब आप नोट कीजिएगा। एक रजिस्टर कर लो अपना, उसमें सारी बातें आपको नोट करनी होंगी। ठीक है, देखो कभी होगा मैं आपको 1-2 मिनट नोट करने के लिए दे दूंगी। ठीक है, जिस बच्चे का नोट हो जाता है उतने टाइम में बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हो पाएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगी, तो प्लीज़ आप क्लास को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा, कैसे भी करके कर लीजिएगा। टाइम लिमिटेड है, टाइम को फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे, तो अपनी स्पीड बढ़िया रखिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ठीक है जी मैम, हम नोट कर रहे हैं, चलिए कीजिए सभी नोट। ठीक है, मैं मानती हूँ नोट हो गया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा समझिए मेरे से। ठीक है जी मैम, समझाइए। सुनो, मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि जो भी आपके फादर की इनकम हो आप पर्टिकुलर हेड के अकॉर्डिंग ही देखिएगा। ऐसे क्यों नहीं बोला कि जो भी इनकम है उस पर सीधे टैक्स का रेट निकाल के टैक्स लायबिलिटी निकाल दो? ऐसे क्यों नहीं बोला मैंने? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि नहीं मैम? आया तो था,
आया तो था, कुछ के भी नहीं आया होगा तो अब आ गया होगा। जी मैम पक्का पक्का। अब तो हमको एक क्वेश्चन पूछना आपसे बनता है कि अगर मेरे फादर की बिजनेस की इनकम है या फिर सैलरी की इनकम है, तो क्यों मैं सोचूं कि सैलरी इनकम है, क्यों मैं सोचूं कि ये बिजनेस है कि क्या है। मैं तो सीधे जो भी इनकम होगा उस पर रेट लगा दूंगा और मेरे फादर की टैक्सेबल लायबिलिटी निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली देखो क्या है, ये जो पीजीबीपी हेड है इसमें अपने बहुत सारे सेक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे सेक्शंस हैं। उस सेक्शन में बताया गया है कि आपके फादर का ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। आपके फादर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। कौन कौन सा खर्चा आपके फादर ने जो दिखाया था, जिसको एक्सपेंस बोला था, इनकम टैक्स में कौन कौन से खर्चे को एक्चुअल में खर्चा माना जाएगा, कौन कौन सी इनकम को इनकम टैक्स में एक्चुअल में इनकम माना जाएगा। तो ये बातें आपको पढ़नी होंगी पीजीबीपी चैप्टर के अंदर। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो आपके फादर ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के एक नेट प्रॉफिट निकाल रखा होगा, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि ये जो नेट प्रॉफिट आपने निकाला है हम इसको नहीं मानेंगे। पहले इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और वहां से जो भी नेट प्रॉफिट आएगा वो हम आपके फादर की बिजनेस की इनकम मानेंगे। तो वो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें से कौन कौन से आपको एग्जेम्पशंस मिल जाएंगी, कौन कौन सी आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी जिससे आपकी इनकम कम की जा सके, वो सब आपको पढ़ने को मिलेगा पीजीबीपी चैप्टर के अंदर। तो इसीलिए हमको अगर बिजनेस इनकम है तो पर्टिकुलर हेड के अंदर घुसना होगा और उस हेड के अंदर जाके देखना होगा कि एक पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालनी है, एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है, कौन कौन से सेक्शन लगाने हैं, कौन कौन से खर्चे माने जाएंगे कि अलाउड हैं, कौन कौन से खर्चे डिसअलाउड कर दिए जाएंगे, कौन कौन सी इनकम को अलाउड किया जाएगा, कौन कौन सी इनकम को डिसअलाउड किया जाएगा। ये सारी बातें हमें कहाँ से पता लगेगी, पीजीबीपी चैप्टर के अंदर। सिमिलरली सैलरी हेड होता है, आपके फादर को सैलरी इनकम हुई, लेकिन सैलरी जो उनको मिल रही है उसमें से एक्चुअल में कितनी सैलरी पर टैक्स बनता है, ये बात लिखी होगी सैलरी चैप्टर के अंदर। मान लो आपके फादर को सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन सैलरी के साथ साथ उनको कोई ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहे हैं, रास्ते में आने जाने का खर्चा मिल रहा है। आपके फादर जो थे वो कहीं पे मतलब आपके घर से बाहर कोई रेंट वगैरह लेके घर या फिर कोई फ्लैट वगैरह रेंट पर लेके रहते हैं, तो हो सकता है उनकी कंपनी उनको रेंट अलाउंसेस भी देती हो, उनको और भी बहुत सारी परक्यूजिट्स देती हो। हम यहाँ पर परक्यूजिट्स को बोलेंगे पर्क्स, तो उनको बहुत सारी पर्क्स भी देती हो। तो बेसिकली ये जो आपके फादर को ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहे हैं, रेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, कोई फूड अलाउंसेस मिल रहा है, कोई भी अलाउंस मिल रहा है, तो आपके फादर की इनकम ना है। तो आपके फादर की इनकम, जब कंपनी आपके फादर को फूड अलाउंसेस के नाम से 5,000 रुपये दे देगी, तो इसका मतलब वो 5,000 रुपये आपके फादर की इनकम हुई या नहीं हुई, वो सैलरी का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात आपको कहाँ पता लगेगी, ये बात आपको पता लगेगी सैलरी हेड के अंदर। सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको कितनी रेंटल इनकम पर टैक्स देना है, कितनी आपको छूट मिल जाएगी, ये सब आप कहाँ से सीखोगे, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। सिमिलरली ऐसी कुछ प्रोविजन आप कैपिटल गेन में सीखोगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सीखोगे। इसीलिए आपको डिसाइड करना होता है कि आपके फादर की इनकम कौन से हेड में जा रही है। हो सकता है किसी एक हेड में जाए, हो सकता है 5 हेड में चली जाए, हो सकता है ना आपके पापा बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ के साथ उन्होंने अपना एक घर रेंट पर भी दे रखा है, साथ के साथ उन्होंने अपना एक बिल्डिंग बेच भी दिया है। ठीक है मैम, बात तो अब हमको बिल्कुल से समझ आ गई, पूरी पक्की इतनी बात कि हेड्स का क्या मतलब है। अगर फादर की इनकम है तो हमें क्यों देखना है कि पर्टिकुलर हेड के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि हेड के अंदर ही तो मैम देखा जाता है कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाए। वेरी गुड। चलिए अब आप सब आइए मेरे साथ आगे। ये जो लिखा है ये सब अब आप छोड़ दीजिए, ये सब बाद में मैं लिखवाऊंगी। ये तो एक काम करेंगे ना, टेलीग्राम पर डाल दूंगी मैं ये फाइल्स, लिखो मत, टेलीग्राम पर ही डाल देंगे, वहीं से कर लेना, जिसका लिखने का मन हो लिख लेना, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि ये PDF फाइल नहीं है, मैं ट्राई करूंगी कि ये फाइल टेलीग्राम पर पड़ जाए।
ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आप सभी मेरे साथ आ जाइए आगे। मैम अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हम बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैंने ये पीडीएफ फाइल यहाँ पर खोल ली है अलग से लिखने के लिए। सुनिए, अब आपको ये तो पता है कि आपके फादर की इनकम 5 हेड्स का पार्ट बनेगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके फादर की टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं कि कोई मिस्टर एक्स है, कोई मिस्टर एक्स है। आपको मिस्टर एक्स की टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। आपको क्या निकालना है, मिस्टर एक्स की टैक्स लाइबिलिटी। तो आप मुझे बताइए कि मिस्टर एक्स की टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी। मैम सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है। मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है, जितनी मिस्टर एक्स की इनकम होगी उसको हम टैक्स रेट से इनटू कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, टैक्स लाइबिलिटी। जी बिल्कुल सही कहा आप सबने। लेकिन देखो इनकम टैक्स में आपको कुछ स्टेप्स मिलेंगे, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने होंगे मिस्टर एक्स की इनकम की टैक्स कंप्यूटेशन करने के लिए। धीरे धीरे हर एक स्टेप के ऊपर चैप्टर्स आपको मिल जाएगा, हर एक बात के ऊपर चैप्टर में बातें लिखी हुई हैं। बट हम पहले सब कुछ पढ़ तो लें, हमें पता तो लग जाए कि है क्या, स्टेप्स में क्या है। पहले हल्का बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर उसके बाद डिटेल्ड नॉलेज में जाएंगे। ठीक है, अब देखो मिस्टर एक्स की आपको क्या निकालनी है, मिस्टर एक्स की आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। सपोज करो मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो कितनी हुई है, 12 लाख रुपए। कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मैं कुछ नहीं बता रही। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, लॉ मेकर ने क्या लिख दिया, लॉ मेकर ने कहा सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। मतलब कि ये जो मिस्टर एक्स हैं ये इंडिया के हैं या फिर ये आउटसाइड इंडिया के हैं। आई मीन ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या फिर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो फिर आपको क्या देखना होगा सबसे पहले कि जो मिस्टर एक्स हैं उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, वो रेजिडेंट हैं इंडिया के या फिर वो नॉन रेजिडेंट हैं। अगर वो रेजिडेंट हैं तो फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। तो लॉ मेकर बोलते हैं पहले तो ये पता लगाओ कि मिस्टर एक्स है क्या, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करो। जब आप इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे तो फिर आपको क्या देखना होगा, उस चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार लिख रही हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या होगा, या तो मिस्टर ए जो एक्स है ये होंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या तो ये होंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर ये होंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है मैम, बिल्कुल सही बात है, या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर ये होंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो फिर गवर्नमेंट बोलती है देखो बताओ ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। ये पूरा प्रोविजन है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मिस्टर एक्स है ये है कौन, ये रेजिडेंट तो है लेकिन ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इंडिया के रेजिडेंट ही नहीं है, इंडिया में ही नहीं रहते। मैम हमें कैसे पता लगेगा, देखो आपका मेरे से क्वेश्चन आया कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि मिस्टर एक्स जो है वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो इस बात के ऊपर पूरा एक पर्टिकुलर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जो भी बेसिक चैप्टर चल रहा है उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। वहां पर बताया गया है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मिस्टर एक्स एक इनका मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, मिस्टर एक्स रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसका मतलब मैम हम ये पता क्यों लगाते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या मतलब है,
क्यों पता कर रहे हैं? मिस्टर एक्स कहीं के भी हो, उनकी इनकम देखो, उस पर टैक्स का रेट लगा दो। देखो लॉ बेसिकली क्या बोलता है, जब हम डिटेल में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। अगर मिस्टर एक्स इंडिया के बंदे होंगे, इंडिया में रहते होंगे, इंडिया के रेजिडेंट होंगे, तो फिर मिस्टर एक्स के हैंड्स में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब कि अगर वो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में जो पैसा कमा रहे हैं उस पर तो टैक्स भरेंगे ही भरेंगे। अगर उनको कोई इनकम यूएसए से अर्न हो रही है, कोई इनकम उनको दुबई से अर्न हो रही है, उस पर भी वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे। ठीक है मैम। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट होंगे तो फिर उनके हैंड्स में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होती। फिर मैम कितनी इनकम टैक्सेबल होती है, हम जब जब चैप्टर्स पढ़ेंगे वो बात मैं आपको बताती चलूंगी। अभी बस इतना जानो कि जो एक रेजिडेंट होता है उसके हाथ में पूरी की पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। इसलिए हमको जानना जरूरी होता है कि मिस्टर एक्स रेजिडेंट हैं या फिर नॉन रेजिडेंट हैं। ठीक है मैम, दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें समझ आ रही हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हमारे वाले केस में आप मान लो कि जो मिस्टर एक्स हैं वो कौन है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। मिस्टर एक्स है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने क्या देखा, मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा कि क्या वो इंडिया के हैं या नहीं। तो आपको क्या पता लगा कि हाँ मिस्टर एक्स तो इंडिया के ही हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पता लग गया। अब आइए आप स्टेप 2 में। जब आप स्टेप 2 में आओगे तो फिर आपको मिस्टर एक्स की इनकम देखनी होगी। मिस्टर एक्स की इनकम कितनी है, मैंने तो आपको 12 लाख बताई है ना, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स की जो इनकम है ये 12 लाख रुपए की कौन से हेड से बिलोंग करती है। मतलब कि इनके पांचों हेड्स को देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से वाले हेड्स में मिस्टर एक्स की कितनी इनकम आई हुई है। ठीक है मैम, ये चीज़ भी हम देख लेंगे। हमें 2 चीज़ तो समझ आ गई। सबसे पहले हमने देखा कि मिस्टर एक्स रहते कहाँ हैं, इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। फिर हमने देखा कि मिस्टर एक्स की पर्टिकुलर हेड में कितनी कितनी इनकम है। जब हमको ये पता लग गया कि मिस्टर एक्स की पर्टिकुलर हेड में कितनी इनकम है, उसके बाद हम हर चैप्टर के पर्टिकुलर हेड के प्रोविजंस लगाएंगे और मिस्टर एक्स की टैक्सेबल इनकम हर हेड्स की निकाल लेंगे। हर हेड्स के अपने प्रोविज़न हैं, हर हेड्स की अपनी अलाउंसेज हैं, अपने डिसअलाउंसेज हैं, उनको हम यूज़ करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि मिस्टर एक्स की इनकम एक्चुअल में कितनी बनती है। ठीक है मैम, इतनी चीज़ें तो हम कर लेंगे। फिर क्या होगा स्टेप नंबर 3 में, फिर होगा आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने देखा कि मिस्टर एक्स रहते कहाँ थे। मेरे साथ साथ ये स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। जितनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ उतनी बार रिपीट करते जाओ। मैं जब भी एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ाती हूँ पहले स्टेप को जरूर बोलती हूँ। मुझे सारी बातें याद है बट मैं चाहती हूँ कि आपको याद हो। मेरे याद होने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में लिखना आपको है, तो मेरे बच्चों को याद होना बहुत जरूरी है। मेरे याद होने से कुछ नहीं होने वाला, तो आप सब मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा। फिर हमने क्या देखा, फिर मैम हमने देखा कि मिस्टर हेड्स को कौन कौन से हेड से कितनी कितनी इनकम आ रही है। हमने पांचों हेड्स को देखा। ठीक है जी, हमने पांचों हेड्स को देखा और हमने देखा कि मिस्टर एक्स को कितने हेड से कितनी कितनी इनकम आ रही है। उसके बाद क्या हुआ 3। फिर देखो होता क्या है, इनकम टैक्स में आपको मैं पढ़ाऊंगी एक कॉन्सेप्ट कि ये जो रेट लगता है इनकम टैक्स में, कोई वो फिक्स रेट नहीं होता कि 10% से इनकम पर टैक्स लगा दो, 15% से लगा दो। जैसे जीएसटी में हम पढ़ते थे ना 5, 12, 18, 28, ऐसे यहाँ पर कोई भी फिक्स रेट ऑफ इनकम नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको स्लैब रेट सिखाऊंगी। स्लैब रेट से एक पर्सन की इनकम को टैक्स किया जाता है। ठीक है मैम, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो मिस्टर एक्स हैं इनकी सपोज करो इनकम कितनी आ रही थी 12 लाख। ये क्या करेंगे, बोलेंगे काम करता हूँ, मेरी कुछ इनकम मेरी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसकी वजह से क्या होगा कि मेरे पास कम टैक्स लगेगा। बेसिकली मेरा टैक्स क्या होगा, बच जाएगा। कैसे सेविंग होगी सबको सिखाया जाएगा जब मैं आपको स्लैब के बारे में बताऊंगी कि स्लैब क्या होता है, स्लैब कैसे लगता है। अभी बस इतना जानो कि मिस्टर एक्स का जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा फालतू की चीज़ों में चल रहा है। मिस्टर एक्स लॉ में लूप होल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर एक्स सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दें। अगर मान लो मिस्टर एक्स ने अपनी इनकम में से 5 लाख अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दिया तो मिस्टर एक्स की कितनी इनकम दिखाई देगी,
मिस्टर एक्स के पास सिर्फ और सिर्फ 7 लाख तक की इनकम दिखाई देगी, तो मिस्टर एक्स को कितनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा मैम? सिर्फ और सिर्फ 7 लाख की इनकम पर मिस्टर एक्स को टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉ मेकर ने बोला मिस्टर एक्स सुनो, चाहे तुम्हारी कोई वाइफ हो, चाहे तुम्हारे कोई बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, किसी ने कोई भी इनकम कमाई हो, कैसे भी कमाई हो, आपको क्लबिंग चैप्टर में जाना पड़ेगा। क्लबिंग चैप्टर अभी पढ़ाऊंगी, आएगा धीरे धीरे। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वाइफ की इनकम आपकी इनकम का पार्ट बनेगी कि नहीं, आपकी बेटी की इनकम आपकी इनकम का पार्ट बनेगी कि नहीं, आपके बेटे की इनकम आपकी इनकम का पार्ट बनेगी कि नहीं। अगर क्लबिंग चैप्टर ने बोल दिया कि मिस्टर एक्स आप अपनी वाइफ को जो पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हो, या फिर आप बोल रहे हो कि ये पैसा आपकी वाइफ ने ही कमाया है, तो ये जो इनकम आपकी वाइफ ने कमाई है वो इनकम हम आपकी इनकम मानेंगे या फिर आपकी वाइफ की इनकम मानेंगे, ये बात लिखी हुई है क्लबिंग चैप्टर में। अगर वो इनकम मिस्टर एक्स की इनकम मानी जाएगी तो स्टेप नंबर 3 में मिस्टर एक्स की इनकम में हम उनकी वाइफ की इनकम को ऐड करेंगे और उसके बाद हम टैक्स लगाएंगे। तो बेसिकली आपको समझ आया कि हम एक क्लबिंग चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि मिस्टर एक्स की जो वाइफ है, उनकी कोई बेटी है या कोई बेटा है, उन्होंने कोई बिजनेस खोल रखा है, तो लॉ मेकर बोल रहे हैं कि क्लबिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग ये जो बेटे बेटी और जो वाइफ की इनकम आ रही है, ये अलग से बेटे बेटी और वाइफ के हाथ में टैक्स नहीं की जाएगी, ये मिस्टर एक्स की इनकम का ही पार्ट मानी जाएगी और मिस्टर एक्स के हाथ में ही टैक्स की जाएगी। तो उस केस में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। मैम अगर बेटे बेटी मेजर हैं तो माइनर नहीं है, मेजर हैं, तो फिर क्या होगा? क्लबिंग चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। अभी बस आप ये मानो क्लबिंग चैप्टर में लिखा हुआ है कि कब कब बेटे बेटी और वाइफ की इनकम को हस्बैंड की इनकम या फिर फादर की इनकम का पार्ट बनाया जाएगा। तो वहां पर सब कुछ लिखा होगा, 18 साल के हैं तो क्या होगा, माइनर है तो क्या होगा, अनसाउंड माइंड है तो क्या होगा, वाइफ एक्चुअल में बिजनेस करके पैसा कमा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं तो क्या होगा, वाइफ हाउस वाइफ है तो क्या होगा, वहाँ सब कुछ लिखा मिलेगा आपको। ठीक है जी मैम, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या सीखा, सभी मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पहले स्टेप में आपने क्या सीखा? आपने सीखा मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस। आपने देखा कि मिस्टर एक्स है कहाँ के? इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, कहाँ के हैं पता तो करो। जब ये पता लग गया कि मिस्टर एक्स है कहाँ के, फिर आपने बोला अरे मिस्टर हेड्स की 5 हेड्स से देखो कितनी कितनी इनकम आ रही है, कौन कौन से हेड्स में आ रही है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखना है क्लबिंग चैप्टर के प्रोविज़न को कि कहीं मिस्टर वाइफ की कोई इनकम तो नहीं है, मिस्टर एक्स के बेटे की तो कोई इनकम नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं है कि जो इनकम है ये टैक्स की जाए। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है मैम, हमको बात तो समझ आ गई। फिर आता है आपका स्टेप नंबर 4। ये जो मिस्टर एक्स हैं, सपोज करो इनके 2 बिजनेस हैं। इनके कितने बिजनेस हैं? 2। एक बिजनेस है इनका, एक बिजनेस हम ले लेते हैं इनका टेक्सटाइल का, एक बिजनेस हम ले लेते हैं इनका फूड प्रोसेसिंग का। ठीक है मैम, एक बिजनेस है इनका टेक्सटाइल का, एक बिजनेस है इनका फूड प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस से इनको 7 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया। कितने रुपए का बेनिफिट हो गया? 7 लाख रुपए का। लेकिन टेक्सटाइल के बिजनेस से इनको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। शिट, सो सैड ना मैम, कितना बुरा हुआ मिस्टर एक्स के साथ, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन लॉ मेकर ने ये देख के कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ, इनको थोड़ा सा बेनिफिट देने की कोशिश की है। गवर्नमेंट भी बेनिफिट दे देती है क्या मैम? जी बिल्कुल देती है। जब गवर्नमेंट को एक्चुअल में लगता है कि इनके साथ बुरा हो रहा है तो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट ने बोला अब आप देखो, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है लेकिन आपके किसी दूसरे बिजनेस से या फिर दूसरे हेड से आपको अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप सेट ऑफ कर लो। यानी कि टोटल बेनिफिट आपको कितना हुआ है? 7 लाख रुपए का। लेकिन 2 लाख रुपए का जो आपको लॉस हुआ है उसको इसमें से माइनस कर दो, फिर जो आपकी इनकम है ना 5 लाख, उस पर आप हमको टैक्स दे दो। हम आपसे 7 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स नहीं मांगेंगे। अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को आप अपना माइनस कर लो, फिर जो इनकम बचेगी उस पर आप हमको टैक्स दे दो। ठीक है मैम, स्टेप नंबर 4 तो हमको बढ़िया बढ़िया से समझ आया। तो मैम एक बार क्यों ना आप ये सारे स्टेप्स हमारे साथ समराइज कर दो। जी बिल्कुल,
सबसे पहले आपने क्या देखा मैम? सबसे पहले हमने देखा मिस्टर एक्स का, जल्दी से मैसेज करते चले जाओ अब, मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस हमने देखा कि मिस्टर एक्स रहते कहाँ पर हैं। ठीक है, जब आपने मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस देख लिया तो स्टेप नंबर 2 में आ गए। स्टेप नंबर 2 में आके आपने क्या किया बताओ मैम? स्टेप नंबर 2 में हमने मिस्टर एक्स की 5 हेड्स ऑफ इनकम देखी कि इनको कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है। ठीक है, फिर क्या किया मैम? फिर आपने क्लबिंग कर दिया कि इनके बेटे की, इनकी वाइफ की अगर कोई इनकम आ रही है तो क्या वो इनकी इनकम का पार्ट बनना चाहिए? अगर बनना चाहिए था तो आपने मिस्टर एक्स की इनकम में उस वाली इनकम को भी जोड़ दिया। फिर क्या किया मैम? अगर कोई लॉस आ रहा है तो उस लॉस का आपने सेट ऑफ कर दिया या फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ये पढ़ाऊंगी आपको टर्म कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आगे। ठीक है मैम, अगर कोई लॉस आ रहा है तो या तो लॉस को आपने सेट ऑफ कर दिया या फिर आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फिर जो इनकम आएगी उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। कीवर्ड है, याद रख लेना, आप हर टाइम काम आने वाले हैं। जितने महीने हमारी क्लासेस चलेंगी उतने मंथ तक अब ये कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड्स की इनकम प्लस इनकी बेटे वाइफ्स की कोई इनकम है उसको ऐड कर दो, कोई भी लॉस है उसको हटा दो। फिर जो इनकम आती है उस इनकम को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम बात समझ आ गई कि ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एक्स हम पहले निकालेंगे सबसे पहले। अब क्या होता है, जब आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली, जब आप ग्रॉस टोटल इनकम निकाल रहे होंगे तो आपने 5 हेड्स लिए होंगे। 5 हेड्स के पर्टिकुलर जो भी अलाउंसेस होंगे वो ऑलरेडी माइनस कर दिए होंगे, कोई डिडक्शन होगी वो ऑलरेडी माइनस कर दी होगी। सिमिलरली वाइफ के साथ भी ऐसा ही किया गया होगा, इनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। फिर जो लॉस ऑफ सेट ऑफ किया होगा, मतलब कोई अदर बिजनेस से कोई प्रॉफिट लॉस आ रहा है तो इस वाले बिजनेस के प्रॉफिट से आपने उसको सेट ऑफ कर दिया होगा। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा मैम? फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। फिर क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक चैप्टर है हम पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ डिडक्शन दी गई हुई है, इस ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस करते हैं डिडक्शन। आप कुछ भी मत नोट करना, मैंने आपके लिए बहुत सुंदर राइटिंग में ऑलरेडी नोट कर रखा है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। ये क्या होता है मैम? ये तो कुछ नहीं समझ आया। देखो होगा क्या, जब आपने अपनी पूरी इनकम गवर्नमेंट के सामने लाके रख दी एज पर स्पेसिफिक हेड, आपने पर्टिकुलर हेड में घुस गए और पर्टिकुलर हेड के अकॉर्डिंग आपने मिस्टर एक्स की इनकम निकाल के, ग्रॉस टोटल इनकम निकाल के एक साइड रख दी। अब हो सकता है मिस्टर एक्स ने अपनी लाइफ के लिए कोई इंश्योरेंस ले रखा हो, अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हो, कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा हो सकता है मिस्टर एक्स ने कोई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन ले रखा हो सकता है मिस्टर एक्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की फीस देते हो। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटी आपको पढ़ने को मिलेंगी इस वाले सेक्शन के अंदर। ये पूरे चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा 80C to 80U। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगी। वो डिडक्शन गवर्नमेंट बोलती है कि आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हो। सपोज करो मेरी इनकम आ रही है, लेकिन एक साइड मैंने क्या कर रखा है, अपनी लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, और जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है हर महीने मैं उसका 10,000 रुपये भरती हूँ। तो पूरी साल में मैं कितना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रही हूँ मैम? 1,20,000 रुपया पूरी साल में भर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलती है टोटल इनकम में से वो 1,20,000 रुपया आप माइनस कर लो। फिर जो बची कुची इनकम है उसको बोला जाता है टोटल इनकम। यानी कि सबसे पहले आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाला, ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने चैप्टर 80C to 80U की जितनी भी डिडक्शंस थी उनको माइनस किया। उनको माइनस करने के बाद जो भी इनकम आती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम। इसके कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं, लिख देती हूँ, नेट इनकम, और एक नाम और होता है उसका टैक्सेबल इनकम। ये इसके पर्टिकुलर डिफरेंट से नेम है। आप अपने माइंड में तीनों नाम रखना, आपको कोई सा भी नाम कहीं पे भी दिखा मिल जाएगा तो आप समझ जाना। टोटल इनकम क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में से जब 80C to 80U की जो डिडक्शंस होती हैं उनको माइनस कर दिया जाता है तो आता है टोटल इनकम, या फिर नेट इनकम, या फिर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम देखो क्या होता है, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगना है।
ठीक है। तो ये जो आपकी टोटल इनकम आई है, इस इनकम पर हम क्या लगा देंगे, टैक्स का रेट लगा देंगे। हम क्या लगा देंगे, टैक्स का रेट लगा देंगे और हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। चलिए अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बट एक बार फिर से लास्ट बार स्टेप्स बताऊंगी, फिर आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया मैम, सबसे पहले हमने मिस्टर एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद फिर आपने क्या किया मैम, हमने मिस्टर एक्स के जिस जिस हेड में इनकम आ रही थी उन सभी हेड के सेक्शंस लगाए, प्रोविजंस लगाए और हर हेड से मिस्टर एक्स की इनकम निकाल के लिख ली। फिर आपने क्या किया मैम, इनकी अगर वाइफ की, इनकी बेटों की, इनकी बेटी की अगर कोई इनकम आ रही है तो उसको भी ऐड कर दिया। फिर आपने क्या किया मैम, अगर कोई लॉस वगैरह आ रहा है तो उसको सेट ऑफ कर दिया। फिर आपके पास जो इनकम आई उस इनकम को क्या बोलते हैं मैम, उस इनकम को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। फिर आपने क्या किया मैम, GTI में से हमने फिर माइनस किया डिडक्शंस अंडर चैप्टर 80C to 80U। इसमें से हमने माइनस क्या किया, डिडक्शन 80C to 80U वाली। फिर जब हमने वो डिडक्शंस माइनस कर दी तो हमारे पास आ गई टोटल इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जिस पर अब हमको टैक्स लगाना है। ठीक है, अब देखो टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स का कौन सा रेट आपको यूज करना होगा। आपके पास क्या आ गया था निकल के मैम, हमारे पास निकल के आ गई थी टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है बेसिकली, इसमें तो सभी तरह की इनकम आ गई। सपोज करो जो मिस्टर एक्स हैं वो एक बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस से उनको 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, तो वो 5 लाख रुपए उनके PGBP हेड में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा। जी मैम आ गया होगा। कौन से हेड में आ गया होगा, PGBP, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बाकी का मिस्टर एक्स की एक लॉटरी लग गई थी, क्या लग गई थी, एक लॉटरी लग गई थी। उस लॉटरी से मिस्टर एक्स को 7 लाख रुपए की इनकम हो गई। रात ही रात में मिस्टर एक्स की किस्मत जाग गई, सुबह तक जैसे ही सो के उठे 7 लाख रुपए उनके अकाउंट में आ गए क्योंकि मिस्टर एक्स की लॉटरी लग गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरह की इनकम बताई कि जो टोटल इनकम होती है उसमें होते तो 5 हेड्स हैं, उसमें होते तो 5 हेड्स हैं, लेकिन कुछ इनकम उसकी नॉर्मल इनकम होती है। कैसी इनकम होती है, नॉर्मल इनकम होती है, और कुछ इनकम स्पेशल इनकम होती है। कुछ इनकम नॉर्मल इनकम होती है और कुछ इनकम स्पेशल इनकम होती है। सभी मुझे मैसेज करके बताइए और मैसेज कीजिए और बताइए जो लॉटरी इनकम है ये कौन से हेड में जाएगी। टोटल 5 हेड होते हैं, बताइए 5 हेड में से कौन से हेड में लॉटरी इनकम जाएगी। मैम लॉटरी इनकम PGBP में तो जाएगी क्योंकि लॉटरी निकलना इनका कोई बिजनेस थोड़ी है। फिर आया सैलरी, इनको ये कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली बातें थोड़ी हैं। फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी, मैम इन्होंने तो कोई हाउस वगैरह रेंट पे नहीं दिया। कैपिटल गेन है नहीं, इन्होंने कोई लैंड बिल्डिंग सेल किया नहीं है। इसका मतलब ये कौन से में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है मैम, क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सारी की सारी आने वाली इनकम स्पेशल इनकम होती है? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गलतफहमी भूल के भी अपने माइंड में मत लाना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आने वाली सारी की सारी इनकम स्पेशल इनकम होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ इनकम स्पेशल इनकम होती है। स्पेशल इनकम का मतलब जो कि आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, कैजुअल है, रेगुलर नहीं है, हर महीने नहीं हो रही, हमेशा नहीं हो रही, कैजुअल है। कभी हो गई अचानक से, कभी कभार हो गई, एकदम से लॉटरी लग गई, आपने कोई हॉर्स राइडिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, इस तरह की इनकम। आपने कोई गैम्बलिंग वगैरह में पैसा वगैरह लगा दिया तो वहां से कोई इनकम आ गई। ऐसी इनकम जो कि रेगुलर इनकम नहीं है उनको बोला जाता है स्पेशल इनकम। आपको ये तो पता लग गया था कि टोटल इनकम के अंदर 2 तरह की इनकम होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल इनकम और एक होती है स्पेशल इनकम। लॉ मेकर ने बोला आपको क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। तो नॉर्मल इनकम पर आप लगाओगे स्लैब रेट, ये स्लैब रेट क्या होता है पूरा सीखेंगे। नॉर्मल इनकम पर आप लगाओगे स्लैब रेट और स्पेशल इनकम पर आप लगाओगे स्पेशल रेट। स्पेशल इनकम पर लगाओगे स्पेशल रेट और नॉर्मल इनकम पर लगाओगे स्लैब रेट। ये जो स्लैब रेट होते हैं, ये जो स्लैब रेट होते हैं ये एनुअल फाइनेंस, ये जो मैंने आपको बताया था ना एनुअल फाइनेंस
एक्ट आता है आपका एवरी ईयर, उस एनुअल फाइनेंस एक्ट में ये जो स्लैब होता है ये लिखा होता है। एवरी ईयर इसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज होता रहता है और एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू आपको स्लैब रेट एवरी ईयर बताया जाता है। लेकिन जो स्पेशल रेट होता है ये स्पेशल रेट इनकम टैक्स 1961 के अंदर ही लिखा होता है। कहाँ पर लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ही लिखे हुए हैं। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप मुझे बताओ, मैं एक दो क्वेश्चंस रख रही हूँ आपके सामने, मैसेज कीजिएगा और बताइएगा ये नॉर्मल इनकम है या स्पेशल। मैं एक एम्प्लॉई हूँ, एक रिलायंस कंपनी है उसमें जॉब करती हूँ, एवरी मंथ मेरे को सैलरी मिलती है, ठीक है। मैंने लेकिन कोई लैंड खरीद रखा था, कोई बिल्डिंग खरीद रखी थी, वो बिल्डिंग अचानक से उसके रेट बढ़ गए। मैंने उस बिल्डिंग को खरीदा था 48 लाख का, लेकिन वो बिल्डिंग हो गई एकदम से 58 लाख की, तो मैंने सोचा बेच देते हैं। अब बताइए ये जो 10 लाख रुपए मुझे आया ये मेरी स्पेशल इनकम है या नॉर्मल इनकम? मैम ये आपकी स्पेशल इनकम है। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर नहीं मिल रही, वो तो एकदम से रेट बढ़ा, आपने बेच दी तो आपको मिल गई। साल में एक आधा बारी आप ऐसे केस करते हो, कौन सा आप हर साल अपने लैंड बेच रहे हो, हर साल आप बिल्डिंग बेच रहे हो, कौन सा आप लैंड और बिल्डिंग के सहारे ही अपना घर चला रहे हो? ऐसा नहीं है ना मैम। मैंने कहा जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसीलिए मैम आपकी ये जो इनकम है ना ये नॉर्मल इनकम नहीं है, ये स्पेशल इनकम है। तो मैंने कहा अच्छा फिर बताओ ना इस इनकम पे मैं कितना टैक्स का रेट लगाऊं? तो आपने कहा मैम अब स्पेशल रेट लगेगा। मैंने कहा स्पेशल रेट कहाँ पर होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। तो आपने मुझे बोला देखो जी जो स्पेशल रेट होते हैं ना वो इनकम टैक्स के अंदर ही लिखे हैं, आप इनकम टैक्स का एक्ट खोलना उसके अंदर आपको लिखा मिल जाएगा। का ठीक है। तो फिर मैंने कहा लेकिन जो मेरे को सैलरी से इनकम आ रही है उसका मैं क्या करूं? तो आपने मुझे बोला मैम जो आपको सैलरी से इनकम आ रही है ना उस पर आपका स्लैब रेट लगेगा। फिर मैंने बोला अच्छा तो ये स्लैब रेट कहाँ पर लिखा होता है? तो आपने बोला कि मैम स्लैब रेट तो एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर आते हैं, एवरी ईयर अमेंड हो जाते हैं। का ठीक है। तो याद रखना ये जो कहानी सुनाई है इसमें से एक आधा नंबर का एमसीक्यू पक्का बन के आ सकता है कि कौन सी इनकम पे कौन सा रेट लगता है, कौन सी इनकम कहाँ पर लिखी होती है, कौन सी इनकम एक्ट में लिखी होती है, कौन सी इनकम फाइनेंस एक्ट में लिखी होती है। आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या होगा कि आपने क्या किया, अपनी टोटल इनकम पर टैक्स लगाया। टैक्स कैसे लगाया? टोटल इनकम पर, जो कि टैक्सेबल इनकम थी, नेट इनकम थी, जो कि कैसे निकाली थी? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C टू 80O। फिर टोटल इनकम आई थी, टोटल इनकम पर आपने क्या निकाल लिया? टैक्स। टैक्स आपने कैसे लगाया होगा? अगर इसमें नॉर्मल इनकम है तो आपने स्लैब रेट लगा दिया होगा, अगर वो स्पेशल इनकम है तो आपने उस पर क्या लगा दिया होगा? स्पेशल रेट लगा दिया होगा। तो फिर आपके पास क्या आया होगा निकल के, बताइए मुझे मैम। फिर निकल के आया होगा टैक्स। क्या निकल के आया होगा? टैक्स। जी बिल्कुल सही। फिर आपके पास क्या निकल के आएगा? फिर आपके पास निकल के आ जाएगा टैक्स। ये जो टैक्स आपके पास निकल के आया होगा, क्या मिस्टर एक्स यही पे कर देंगे गवर्नमेंट को? क्या मिस्टर एक्स यही टैक्स पे कर देंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट इतनी सीधी नहीं है, अभी तो जो आप देख रहे हो इतनी सीधी नहीं है, गवर्नमेंट अभी बहुत कुछ करवा देगी। तो गवर्नमेंट मिस्टर एक्स को बोल रही है कि देखो मिस्टर एक्स, सबसे पहले आपने अपना जीटीआई निकाला, फिर जीटीआई में से आपने 80C टू 80U माइनस किया तो आपके पास टीआई आया। फिर टीआई पर आपने अगर उसमें नॉर्मल इनकम थी तो स्लैब लगाया, अगर स्पेशल इनकम थी तो स्पेशल रेट लगाया, तो आपके पास कुछ टैक्स आया। मिस्टर एक्स बोलते हैं जी बिल्कुल हमने तो यही कर दिया और हमने सब कुछ कैलकुलेट करके सोचा, हमने सोचा बस इतना ही हमको करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है नहीं अभी बैठ जा अभी और सुन। गवर्नमेंट ने बोला देखो अगर मिस्टर एक्स आप छोटे असेसी हो, कैसे असेसी हो? छोटे असेसी हो। देखो आज की क्लास रामबाण है, आज की क्लास बिल्कुल लास्ट इनकम टैक्स क्लास होगी ना, वहां से भी लिंक होगी। आज की क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना, अब हर दिन ये यूज होने वाली चीजें हैं, हर दिन पढ़ेंगे इसको। तो मैम आज की क्लास छोड़ दें क्या? जब हर दिन पढ़ना है चुपचाप से पढ़ लो, क्योंकि हर दिन मैं डिटेल नहीं समझाऊंगी, हर दिन क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा चीजें कहाँ से उठ के आ गई। मैं वहां पे सीधे आपको लिखा करूंगी टीआई, जीटीआई,
स्लैब रेट पता तो होना चाहिए कौन से पे कौन सा रेट लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब बैठ गए मैम, गुस्सा मत करो। तो देखो सुनो, फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, इनकम पर टैक्स लगाया। गवर्नमेंट बोलती है मिस्टर एक्स अगर आप छोटे किस्म के इंसान हो, मिस्टर एक्स बुरा मान रहे थे। जैसे ही गवर्नमेंट बोली ना छोटे किस्म के, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं नहीं नहीं, हमारा मतलब है अगर आप कम इनकम कमाते हो तो हम आपको क्या दे देंगे, रिबेट दे देंगे, थोड़ी सी छूट दे देंगे। लेकिन अगर आप बड़े किस्म के इंसान हो, मतलब कि आप ज्यादा इनकम कमाते हो, तो हम आपसे एडिशनल टैक्स ले लेंगे और उस एडिशनल टैक्स को बोला जाएगा सरचार्ज। सर पर लगाया हुआ चार्ज नहीं, सरचार्ज। एक एडिशनल टैक्स होता है ये सिर्फ बड़े बड़े असेसी पर लगता है, छोटे मोटे असेसी पर ये सरचार्ज नहीं लगता। अब आप सभी आज की क्लास के बाद अपने पापा की इनकम टैक्स की रिटर्न लेना और उसको एक बार रीड आउट प्लीज करना। आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न का जो भी फॉर्म होगा आपके पापा का, अगर बिजनेस इनकम है तो ITR 4 होगा, सैलरी है तो 2 होगा, किसी के पापा का 1 होगा, वो सब लेना उनसे और उसको रीड आउट करना। फिर आपको समझ आएगी एक एक बात जो मैं बोल रही थी, जो फॉर्मेट मैं आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप उसको फॉर्म को खोलोगे एज इट इज आपको पूरा का पूरा दिख जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ से पीछे नहीं हटते, थ्योरेटिकल पढ़ो, प्रैक्टिकल चीजों को देखो, जो मैं बोलती हूँ उसको किया करो। ठीक है जी मैम, बिल्कुल। तो मिस्टर एक्स को गवर्नमेंट ने बोला अगर आप छोटे असेसी हो तो इस टैक्स में से जो कि आपने कैलकुलेट किया है, इन वाले टैक्स का रेट लगा के इसमें से आपको कुछ छूट मिल जाएगी, यानी कि इस टैक्स में से आप माइनस कर लेना उतनी छूट। कितनी मिलेगी सब कुछ बताऊंगी। लेकिन अगर आप बड़े असेसी हो तो आपके ऊपर थोड़ा सा एडिशनल टैक्स लग जाएगा। फिर जो टैक्स आएगा, क्या मैम उतना टैक्स मिस्टर एक्स को भरना होगा? फिर यहाँ से भी एक टैक्स निकल के आ जाएगा। जी मैम बिल्कुल आ जाएगा। क्या मिस्टर एक्स इतना टैक्स गवर्नमेंट को भर दें? मतलब कि मिस्टर एक्स की सपोज करो 12 लाख की इनकम थी, मान लो उस 12 लाख की इनकम पर 80,000 का टैक्स बन गया, मान लो। अब 80,000 की इनकम में से उन्होंने क्या किया, अगर रिबेट थी तो रिबेट माइनस कर दी, और अगर कोई सरचार्ज लगना था तो उन्होंने सरचार्ज ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो अमाउंट निकल के आया, मान लो 75,000 रुपीज का अमाउंट निकल के आ गया। तो क्या मिस्टर एक्स 70,000 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को भर दें? गवर्नमेंट बोलती है ना ना ना, अभी भी इतनी जल्दी नहीं है, अभी और सुनो, अभी बैठ जाओ। गवर्नमेंट बोलती है इस अमाउंट के ऊपर आपको लगाना होगा एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसको बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, मतलब कि 75,000 रुपए में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करो। फिर जो अमाउंट आएगा उसको गवर्नमेंट को भर दो। मैम ये तो टैक्स है, ये टैक्स लगाए ही चले जा रहे हैं, लगाए ही चली जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। अभी तो आप देखना कितना कितना टैक्स लगता है एक एक कंपनी पर। आप सब सोच में पड़ जाओगे कि हम अपने घर के लिए पैसा कमाते हैं या सरकार के लिए कमाते हैं। एक बुक है, आप सब नॉवेल्स वगैरह मुझे नहीं पता पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, किसी को इंटरेस्ट है या नहीं। एक नॉवेल है रिच डैड वर्सेस पुअर डैड करके, कभी इंटरेस्ट आए नॉवेल्स में तो पढ़ना। उसमें तो क्लियर लिखा हुआ है कि आज के टाइम के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पैसा कमाते ही सरकार को भरने के लिए हैं। टेंशन ही इसी चीज की आ जाती है कि पैसा कमा लो वरना सरकार को क्या देंगे। आज के टाइम की प्रॉब्लम ही ये हो गई है। बहुत ही बढ़िया नॉवेल है, एक बार पढ़ना, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है मैम, सुन लेंगे, देख लेंगे, पढ़ लेंगे। बुक ही इतनी है, यही नहीं खत्म होती मैम, कब पढ़े। सही बात है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी स्टूडेंट थी एक टाइम पर। चलो, तो बेसिकली आपको समझ आया एक इनकम पर कैसे टैक्स लगा। सबसे पहले आपने अपने असेसी की 5 हेड्स की इनकम ली, उसमें उनकी वाइफ की अगर इनकम थी तो ऐड कर दिया, अगर कहीं कोई दूसरे बिजनेस से लॉस आ रहा था तो माइनस कर दिया। सब कुछ करने के बाद आपके हाथ में कैसी इनकम आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम। उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपने कोई भी अगर अपना जीवन योजना या फिर कोई बीमा योजना, कोई भी हेल्थ बीमा योजना या कुछ भी आपने बीमा वगैरह करवा रखा है, इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस,
कुछ भी उन सब की जो भी प्रीमियम होगा उसको माइनस कर दो। दैट मीन्स डिडक्शन अंडर चैप्टर 80C to 80U आप GTI में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, TI, एक ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगना है। फिर उसके ऊपर आप अपना स्लैब रेट भी लगाओ, नॉर्मल रेट भी लगाओ, फिर टैक्स निकल के आएगा। अगर कोई छूट मिली हुई है तो माइनस कर लो, अगर सरचार्ज आपके ऊपर लग रहा है तो उसमें सरचार्ज ऐड कर दो। फिर जो अमाउंट निकल के आएगा उसमें हायर एजुकेशन सेस ऐड कर दो। ये क्यों ऐड करवाते हैं, गवर्नमेंट बोलती है आप सब हमारे बच्चे हो, ये 135 करोड़ जो है ना भारत में, ये सब हमारे बच्चे हैं, इनका अच्छा स्कूलिंग हमारे लिए बनता है कि नहीं, हम इनको अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड करें, ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दें, ऐसी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हम कमाते नहीं हैं, हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हम किसी के यहाँ जॉब नहीं करते, इसीलिए हम आपसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के 4% पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, और वो 4% पैसा पूरा का पूरा प्योरली एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ही खर्च करते हैं। फिर ये जो टैक्स आया, ये टैक्स मिस्टर एक्स को पे करना पड़ता है। ठीक है जी मैम, अब हमको बात थोड़ी थोड़ी समझ आई। अब देखो थोड़ी सी अलग बातें। होता क्या है कि सपोज करो आपके पापा ने इनकम कमाई, ठीक है, आपके पापा ने इनकम कमाई, मान लो आपके पापा ने जिस ईयर में इनकम कमाई वो कौन सा ईयर था, 19-20 ईयर था, जो कि 1/4/2019 से शुरू हो रहा था और ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2020 में ये ईयर ख़त्म हो जाएगा। इस ईयर में आपके पापा ने कोई इनकम कमाई, ठीक है। अब आपके पापा को साल के कौन से दिन पता लगेगा कि उन्होंने कितना पैसा इस साल में कमाया, सभी बच्चे मैसेज करो, साल के कौन से दिन उनको पता लगेगा कि इस पूरी साल में उन्होंने कितना पैसा कमाया। मैम 31 मार्च 2020 यानी कि आखिरी डे ऑफ द ईयर हमारे पापा को पता लगेगा कि उन्होंने इस पूरे साल में कितना रुपए कमाया। जब इस साल का आखिरी दिन होगा तभी तो पता लगेगा, उससे पहले तो पता नहीं लग जाएगा। जी सही बात बोल रहे हो, ठीक है। तो ये पूरी साल की जो इनकम होगी इस पर आपके पापा टैक्स कब भरेंगे, नेक्स्ट ईयर। हमेशा टैक्स नेक्स्ट ईयर ही भरा जाता है। करंट ईयर में पैसा कमाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में टैक्स भरेंगे। सभी इस ईयर में पैसा कमाते हैं तो उसके आने वाले ईयर में टैक्स गवर्नमेंट को भर दिया जाता है। पर्टिकुलर आपको डेट पढ़ाई जाएंगी, किसी केस में जुलाई तक रिटर्न भरनी होती है, किसी केस में सितंबर तक रिटर्न भरनी होती है, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा। चैप्टर है इसका भी पर्टिकुलरली, वहीं पर सिखाऊंगी सारी चीज़ें इसकी। आपके दिमाग में बस अभी मुझे ये बात डालनी है कि एक ईयर ऐसा होता है जिस ईयर में आपके पापा ने इनकम कमाई और उस ईयर की इनकम पर आपके पापा जो हैं, आपके फादर जो हैं, वो नेक्स्ट ईयर टैक्स भरेंगे। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट की तो आपको पता है ये तीसरी आंख जो होती है ना बड़ी कमाल की होती है। ये जो तीसरी आंख गवर्नमेंट की होती है ये बड़े कमाल की होती है मैम। जी हाँ, वो एक नज़र से बैठी बैठी सारी चीज़ें देख रही होती है, एक नज़र से सारी चीज़ें देख रही होती है। तो गवर्नमेंट देखती है, अच्छा जी मिस्टर एक्स कमा 19-20 में रहा है और मुझे पैसा देने आएगा 20-21 में। ऐसा क्या गवर्नमेंट कभी बर्दाश्त कर पाएगी? गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि गवर्नमेंट का जिसमें पैसा डिले हो जाए। तो गवर्नमेंट देख रही है कि मिस्टर एक्स पैसा कब कमा रहे हैं, 19-20 में, लेकिन टैक्स कब भरने आएंगे, 20-21 में। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि तू 20-21 में आ जा, आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तो तू पहले पैसा कमा, फिर 31 मार्च 2020 को बैठ के सोचियो कि तूने कितना पैसा पूरे साल में कमा लिया। जब सोच ले तो आराम से जुलाई में आके हमको रिटर्न भर जाइयो। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है इधर सुन, एक बात और बता दूं तेरे को मिस्टर एक्स, कि ये जो भी टैक्स तेरा बनेगा ना 31 मार्च 2000 वाले दिन इनकम पर, जितनी भी इनकम तूने कमाई है ना, हमारे केस में कितनी कमाई थी, 12 लाख। ये जो तू 12 लाख की इनकम जो कमा रहा है ना, इस इनकम पर हमको एडवांस में टैक्स भर दे। कैसे टैक्स भर दे, एडवांस में। इस इनकम पर एडवांस में टैक्स हमें भर दे। मैम एडवांस में मिस्टर एक्स को कैसे पता लगेगा कि उन्होंने 12 लाख रुपए कमाए हैं? एस्टिमेटेड बेसिस पर भर दे, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा, हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, पर तू हमको एस्टिमेटेड बेसिस पर एडवांस टैक्स भर दे।
लेकिन एक चीज और सुनो, ये जो एस्टिमेटेड बेसिस पर एडवांसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये हर असेसी के लिए नहीं होता, कुछ असेसी के लिए होता है। आपको पढ़ाऊंगी कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या पता लगा कि मिस्टर एक्स ने जितनी भी इनकम कमाई थी ड्यूरिंग द ईयर, इस पूरी इनकम पर उन्होंने ऑलरेडी एडवांस में टैक्स भरा होगा 4 इंस्टॉलमेंट में। जी हाँ, 4 इंस्टॉलमेंट में भरना होता है। पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है एडवांस टैक्स का, पूरा चैप्टर है। अभी डिटेल कुछ नहीं बोल दे रही हूँ, बताया था ना कि सिर्फ मैं आपको हर चैप्टर के अंदर ले जाऊंगी और बाहर निकाल लाऊंगी, अंदर लेके जाऊंगी बाहर खींच लाऊंगी। उस चैप्टर में बैठने नहीं दूंगी। आज की क्लास में बैठेंगे एक दिन आराम से, लगाएंगे उसमें भी 6-7 घंटे आराम से लगेंगे एडवांस टैक्स के चैप्टर में। उस दिन बैठे रहेंगे ना उसके अंदर। आज तो बस घुसो, देखो क्या है चैप्टर में और बाहर निकल आओ, बस इतना ही आज का हमारा काम है। ठीक है मैम, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर एक्स की इनकम पर जितना भी टैक्स बना उस टैक्स को मिस्टर एक्स ने एडवांस में भर दिया होगा। जी बिल्कुल भर दिया होगा। अगर मिस्टर एक्स एक बड़े लेवल के असेसी होंगे तो ये टैक्स मिस्टर एक्स ने एडवांस में भर दिया होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 19-20 में तो इन्होंने इनकम कमाई थी, लेकिन 19-20 का टैक्स कब भरना था मैम, 20-21 में रिटर्न जाती है मान लो जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में जब ये रिटर्न फाइल करेंगे इनको टैक्स यहाँ पर भरना था, लेकिन ये तो ऑलरेडी एडवांस में भर चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब इनकी फाइनली रिटर्न जा रही होगी एक्चुअल बेसिस पर। ये सारा काम कैसे हुआ था, एस्टिमेटेड बेसिस पर हुआ था, लेकिन अब जो काम होगा वो कैसे होगा, वो काम होगा मैम एक्चुअल बेसिस पर। तो जब एक्चुअल बेसिस पर इन्होंने टैक्स की कंप्यूटेशन की होगी, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को यूज करके जो भी सीखे हैं, एक्चुअल बेसिस पर जो टैक्स की कंप्यूटेशन की होगी उस टैक्स को ये कंप्यूट करेंगे, उस वाले टैक्स को ये क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एस्टिमेटेड टैक्स के साथ। यानी कि इनके पास 2 टैक्स आ गए। एक तो ऐसा टैक्स आ गया जिसको ये ऑलरेडी एडवांस में भर चुके हैं, एक टैक्स इनके पास आया एक्चुअल टैक्स जो कि इन्होंने ये अगले साल में जाके कैलकुलेट किया होगा। अगर मान लो ऑलरेडी ये एडवांस जो टैक्स गवर्नमेंट को दे चुके हैं वो ज़्यादा दे चुके हैं और जो एक्चुअल में आया है वो कम है, तो जितना ये गवर्नमेंट को ज़्यादा दे चुके हैं गवर्नमेंट उतने का इनको क्या दे देगी, रिफंड। लेकिन जो एडवांस ये गवर्नमेंट को दे चुके हैं वो एडवांस कैसा है, कम है। एडवांस जो इन्होंने गवर्नमेंट को दिया था वो कम था, लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स बना वो कैसा बना, ज्यादा। तो गवर्नमेंट इनसे और पैसा ले लेगी। इनका टैक्स क्या बन के आ जाएगा, इनका टैक्स बनेगा पेबल। इनको और पैसा देना पड़ेगा, इतना ही नहीं विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और रे बाप बड़ा लेती है मैम, सच में आज हमें समझ आ रहा है कि पापा कमाते तो बहुत है हमारे, पर हमारा घर मतलब अब भी हम एक नॉर्मल लाइफ क्यों जी रहे हैं। इंडिया के लोग इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी घर में उतनी इनकम नहीं ला पा रहे, ये बात आज हमको दिख रही है। जी बिल्कुल यही रीज़न है। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, पता है इनकम टैक्स पढ़ाने में मज़ा बहुत आता है। इतनी चीज़ें होती हैं बताने के लिए, इतनी चीज़ें होती हैं ना, मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ कि बताऊँ या नहीं बताऊँ। अगर मैं बताने लग गई हर एक चीज़ आपको, पूरे इनकम टैक्स की जड़ आपको बताने लग गई, आपको सच्ची बहुत मज़ा आ जाएगा, पर हमारा सिलेबस टाइम टू टाइम पर ख़त्म नहीं हो पाएगा। इतनी बातें हैं इनकम टैक्स में। मैं चीज़ों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखती हूँ कि नहीं इस लेवल से ऊपर मुझको नहीं जाना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं बिलीव मी। चलो एक इंटरेस्टिंग बात आज बताई देती हूँ। आप सबको पता है कि ये जो इनकम टैक्स लॉ है ये किसकी वजह से बना, ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ बना किसकी वजह से? मैम बिल्कुल भी नहीं पता, यही नहीं पता था इनकम टैक्स होता क्या है, यही नहीं पता था हमें तो। जी आपको पता है पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ धीरू भाई अंबानी की वजह से बना है। हाँ मैम ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, धीरू भाई अंबानी की वजह से पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ बन गया है। जो आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हो ना, आपको तो सिर्फ 30% पढ़ना है। जब फाइनल में जाओगे ना, पूरा 100% जब आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि सीए फाइनल का ग्रुप 1 एक साइड रख देना और इनकम टैक्स लॉ एक साइड रख देना, इतना वाइड है। पर बिलीव मी मज़ा ही आ जाएगा पढ़ के। मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था मेरे टाइम पर इनकम टैक्स और जीएसटी, मज़ा ही आ जाएगा।
पूरा का पूरा टैक्स धीरू भाई अंबानी की वजह से बना है। होता क्या था कि धीरू भाई अंबानी जी जो थे ये बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ज़्यादा माइंडेड थे। लॉ मेकर कोई सा भी लॉ बनाते थे ना, कोई सा भी लॉ बनाते थे, धीरू भाई अंबानी जी उस लॉ का लूप होल ढूंढ लेते थे। आज लॉ बन के आया, आज लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिली, एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू वो अमेंडमेंट होके इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट बना। दूसरी साइड लूप होल धीरू भाई अंबानी जी ने ढूंढ लिया। तो गवर्नमेंट बोलती थी ना कि 20% का आज से इस वाली इनकम पर टैक्स लगेगा। धीरू भाई अंबानी जी ऐसा लूप होल ढूंढते थे कि वो 20% का टैक्स देने की बजाय 20% का रिफंड क्लेम कर लेते थे। इस तरह का प्रोविजन में लूप होल वो निकालते थे। मैं ये नहीं कहूंगी वो टैक्स की चोरी करते थे, बट वो लूप होल ढूंढते थे। लूप होल टैक्स की चोरी नहीं है। लूप होल होता है कि गवर्नमेंट टैक्स बनाने में गलती कर रही है और आप उस गलती को पकड़ पा रहे हो। तो वही काम धीरू भाई अंबानी जी करते थे। जैसे ही एक प्रोविजन आता है, ये उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग लूप होल ढूंढते। फिर क्या होता, नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट उस बात को लिखती और बोलती कि ये जो 20% का हमने प्रोविजन लगाया था, धीरू भाई अंबानी जी ने तो इस बात का लूप होल निकाल लिया, अब हमको ये बात करेक्ट करनी होगी। फिर जैसे ही नेक्स्ट ईयर आता, फिर से एनुअल फाइनेंस एक्ट आता, गवर्नमेंट वहां पर कुछ चीजें लिखती, फिर ये कुछ ना कुछ लिख देते, फिर गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जाके कुछ एक्सप्लेनेशन डालती, फिर जो एक्सप्लेनेशन डालती उनके अगेंस्ट फिर ये लूप होल निकाल लेते। तो इस तरह से चलता रहता कि गवर्नमेंट लॉ बनाती, ये लॉ के अगेंस्ट लूप होल निकालते, फिर गवर्नमेंट उन लूप होल को हटाने के लिए प्रोविजन को चेंज करती, लेकिन ये क्या करते, चेंज प्रोविजन में भी लूप होल निकाल लेते। तो इस तरह से चलता गया चलता गया चलता गया और फाइनल में आप देखोगे 3500 पेज का इतना मोटा आपका इनकम टैक्स लॉ बन गया। पूरे इनकम टैक्स है ही धीरू भाई अंबानी जी की देन, पूरा इनकम टैक्स। आप सबको एक बात और बताती हूँ इंटरेस्टिंग। एक है रिलायंस कंपनी, एक है रिलायंस इंडस्ट्री और एक है रतन टाटा इंडस्ट्री, रतन टाटा लिख देती हूँ यहाँ पर। ये दो इंडस्ट्री हैं। आप जानते हो सबसे बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री आती है वो रिलायंस वाली आ जाती है। रिलायंस की टर्नओवर सबसे ज़्यादा आती है, रिलायंस की टर्नओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा आती है और रतन टाटा की टर्नओवर रिलायंस से कम है। लेकिन जब भी आप शेयर मार्केट का शेयर उठा के देखोगे तो रिलायंस का शेयर सस्ता है और रतन टाटा का शेयर महंगा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से। रतन टाटा ने एक सिंगल टाइम भी लूप होल लॉ में नहीं ढूंढा होगा। बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही फेयर किस्म के ये इंसान है। जितना टैक्स बनता है सीधे सीधे उतना टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं, 1 रुपए का भी हेर फेर नहीं करते। इसी वजह से इनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, इनकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, इनकी नेटवर्थ बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं रिलायंस की बात करूं, सच में बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ शेयर है इनका, बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ शेयर है। पता ही नहीं लगता कब इनके शेयर के प्राइस एकदम से गिर जाते हैं, कब क्या हो जाता है, क्योंकि इतने लूप होल निकालते हैं। इनकी मार्केट में उतनी अच्छी गुडविल नहीं है क्योंकि बहुत लूप होल ढूंढते हैं। कंपनी बहुत ही ज़्यादा ऐसे काम करती है। ठीक है मैम, बात तो समझ आई। चलिए अब आ जाइए काम की बात। अब कोई फालतू की बात हम नहीं करेंगे, हालांकि फालतू की नहीं थी, ऐसी चीज़ें पता होना चाहिए ना। जो चीज़ पढ़ रहे हो उसी में ये सब ना पता हो तो मुझे अच्छा लगता है ऐसी बातें बताना, और आप सबको पता होना भी ज़रूरी है। चलिए अब मैंने आपको क्या बताया, काम की बात पर वापस लौट आइए। हमने सीखा था कि कुछ टैक्स होगा जो कि आप एडवांस में दे दोगे। जो आपने एडवांस में टैक्स दिया था वो तो आपने एस्टिमेटेड बेसिस पे दिया था, फिर आपने एक्चुअल में टैक्स क्या किया होगा, कैलकुलेट किया होगा। फिर एस्टिमेटेड वाले टैक्स को आप कंपेयर करोगे एक्चुअल वाले टैक्स से। अगर एस्टिमेटेड वाले टैक्स में आप ऑलरेडी एडवांस में ज़्यादा टैक्स दे चुके हो तो गवर्नमेंट आपको क्या दे देगी, रिफंड दे देगी। लेकिन आप जो टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो वो पहले से ही कम है तो गवर्नमेंट कहेगी लाओ और पैसा दे जाओ प्लस इंटरेस्ट भी दे जाना। ठीक है मैम, ऐसा ही होगा, गवर्नमेंट बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही हरकत कर देगी, हमको पता था ये इंटरेस्ट नहीं छोड़ने वाली। चलिए अब बात आपको समझ आ गई। तो अब क्या करेगी, ये जो जीएसटी पेबल बन जाए, चाहे जीएसटी कहाँ से आ गया, सॉरी, चाहे तो ये टैक्स पेबल बन जाए, चाहे तो ये वाला टैक्स जो है वो रिफंडेबल बन जाए। गवर्नमेंट
इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगी और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके ये टैक्स अगर रिफंडेबल होगा तो गवर्नमेंट से वापस ले लेगी, लेकिन अगर ये टैक्स पेबल होगा तो गवर्नमेंट को पे कर देगी। और सभी मेरे साथ बोलेंगे जय माता दी। चलिए, इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं? जी मैम, इतनी बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन एक बार समराइज तो करा दूं। सुनो, हमने सबसे पहले क्या बोला, सभी मेरे साथ आंसर्स करेंगे। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाएगा मिस्टर एक्स का। रेजिडेंशियल स्टेटस निकलने के बाद क्या किया जाएगा? उनकी 5 हेड्स की इनकम निकाली जाएगी और 5 हेड्स के प्रोविजन लगा के इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। उसके बाद अगर उनकी कोई बीवी बच्चों की इनकम है तो उस इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैम अगर उनका कोई दूसरे बिजनेस से लॉस है तो उस लॉस को क्या किया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा मैम? उसके बाद क्या किया जाएगा कि जब आपने लॉस माइनस कर दिया तो उस इनकम को बोलते हैं जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप क्या करोगे? 80C टू 80U की जो भी डिडक्शन होगी उसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? टीआई, टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम के ऊपर आप क्या करोगे? या तो स्लैब रेट लगाओगे या फिर स्पेशल रेट लगाओगे या फिर दोनों ही लगाओगे। और अगर कोई रिबेट बनती होगी तो माइनस कर दोगे, अगर कोई सरचार्ज बनता होगा तो ऐड कर दोगे। इतना ही नहीं, फिर जो अमाउंट निकल के आएगा आप उस पर 4% का हायर एजुकेशन सेस लगाओगे। ठीक है, फिर जो आएगा टैक्स वो आपका टैक्स पेबल बनता है। लेकिन फिर मैंने आपको एक कहानी और समझाई थी, ये सारा काम आप ऑलरेडी एडवांस में कर चुके होगे अगर आप बड़े एसएससी होगे तो। लेकिन जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे होगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने एडवांस में टैक्स दिया था क्या वो बहुत ज़्यादा टैक्स था, आपने ज़्यादा दे दिया था। अगर आपने ज़्यादा दे दिया था एक्चुअल में जो बन रहा था उससे तो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कम दिया था तो आपको जो आपका टैक्स है वो टैक्स पेबल बन जाएगा, विद इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है मैम, अब बात हमको समझ आ गई। तो मैम हमने तो लेकिन कुछ भी नोट नहीं किया। देखो आपके लिए मैंने अलग से सब कुछ बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ से आप नोट कर लीजिए आप सभी। मैं ट्राई करूँगी ये जो फाइल है ये अगर आपके टेलीग्राम ग्रुप में चली जाएगी तो मैं वहाँ पर डाल दूँगी। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेके रख लो, फिर इसको नोट कर लेना। क्लास में अभी मत नोट करो, टाइम फालतू में क्यों वेस्ट करना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये फॉर्मेट है पूरा, इस फॉर्मेट को मैं रिवाइज करा रही हूँ, आप सब समझते भी जाना और स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर्मेट है कि आपको टोटल इनकम एंड टैक्स ऑफ इंडिविजुअल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया था कि मिस्टर एक्स कहाँ पर रहते थे, रेजिडेंट थे, वो इंडिया में ही रहते थे। फिर हम क्या निकाल रहे हैं? मिस्टर एक्स का टैक्स निकाल रहे हैं। ठीक है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, सबसे पहले आपने क्या किया था? रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह देख लिया था। फिर क्या किया था? उनके 5 हेड की इनकम को ऐड कर दिया था। यहाँ पर हमने 5 हेड की इनकम को ऐड कर दिया। ठीक है, कर दिया। फिर हमारे पास जो भी इनकम आई उसमें हमने क्या किया कि अगर कोई मान लो डीम्ड इनकम है, मान लो कोई क्लबिंग है, ये वाला जो प्रोविजन लिखा हुआ है ना, ये क्लबिंग का लिखा है। अगर क्लबिंग हो रही है तो हमने ऐड कर दिया, अगर कोई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो हमने लेस कर दिया। फिर उनके पास क्या आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने डिडक्शन माइनस कर दी, डिडक्शन माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल इनकम आ गई। फिर टोटल इनकम आ जाने के बाद हमने क्या किया? टैक्स लाइबिलिटी निकाली। टैक्स लाइबिलिटी हमने कैसे निकाली थी? यहाँ पर 2 रेट यूज किए थे, आप सबको पता है। एक हमने रेट यूज किया था स्लैब वाला और एक यूज किया था हमने स्पेशल रेट। उसके बाद अगर कोई रिबेट थी तो रिबेट माइनस कर दी, कोई सरचार्ज था तो ऐड कर दिया। फिर जो भी फिगर आई उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया। ये 89 क्या है अभी आपको नहीं सिखाया, मार्जिनल रिलीफ के बारे में आज कुछ नहीं बताया, आज की क्लास में कोई भी चर्चा नहीं करूंगी, नेक्स्ट क्लास में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट उठाएंगे। तो इस बारे में मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है हालांकि वो भी। फिर आपके पास क्या निकल के आया? टैक्स लाइबिलिटी आ गई। टैक्स लाइबिलिटी में से कोई भी आपका प्रीपेड टैक्सेस था, कोई भी आपने ऑलरेडी टीडीएस वगैरह ले रखा था। हालांकि ये सारी बातें अभी आपको नहीं पढ़ाई, जितनी काम की थी मैंने आपको समझा दी हैं कि कंपेयर करना होता है, पहले कितना दे चुके हो, क्या कर चुके हो। तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं, या तो आपका टैक्स पेबल बनता है या फिर आपका टैक्स रिफंडेबल बनता है। अगर पेबल बनेगा तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है मैम, अब बात समझ आ गई। जितना भी टैक्स आपका निकल के आएगा उस टैक्स को आप क्या करोगे? उस टैक्स को आप बताइए क्या करोगे? आप राउंडेड कर दोगे नियरेस्ट टू ₹10। मैम इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है नियरेस्ट टू ₹10 का? देखो, मान लो फिगर है 2,40,582 रुपीज।
2,40,582 की फिगर है। अब इस वाली फिगर को लॉ मेकर ने बोला मान लो आपका टैक्स इतना निकल के आया है, तो इसको आप राउंडेड करोगे तो कैसे लिखोगे, 2,40,580 रुपए। नियरेस्ट पे जाना है, नियरेस्ट पे, तो इसके नियरेस्ट 80 आएगा या 90 आएगा मैम, 80 आएगा। अगर मान लो फिगर है 2,24,588, अब बताइए क्या लिखूं मैम, अब इसको लिख दो 24,590। 88 के नियरेस्ट में 10 का डिजिट क्या आएगा, 90। ठीक है मैम, अब हमको बात समझ आ गई। अगर उसको नियरेस्ट ऑफ 10 कर देना है हमको, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा काम कर लेते हो ना। चलो अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने सीख लिया, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाने हैं। आ जाइए स्टडी मटेरियल पर, पहले उसको भी साथ साथ में ले चलते हैं, कहीं पता लगा वो बहुत पीछे छूट जाएगा, बुरा मान जाएगा, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे। स्टडी मटेरियल पर आप सभी आ जाइए। इसमें हम काफी कवर कर चुके थे, आज ही चैप्टर मुझे खत्म करना है। हो जाएगा क्या मैम, ट्राई कर रहे हैं, हम तो ट्राई कर सकते हैं ना। आ जाइए आप सभी मेरे साथ। इसमें यहाँ पर पेज नंबर है ये, पेज नंबर है ये 1.8 पर आ जाओ मैम। आ गए। आपको क्या निकालना है, टोटल इनकम एंड उस पर लगने वाला टैक्स। ऑलरेडी हम अब सब कुछ पढ़ चुके हैं, सबके ऑलरेडी हम समरी हैंड रिटन नोट्स में बना चुके हैं, अब बस हमको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो आपको टोटल इनकम निकालना होता है, जिसके मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है, रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे आप कैसे, या तो वो होंगे रेजिडेंट, या फिर वो क्या होंगे, या फिर वो होंगे नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। इतना ही नहीं, इतना करने के बाद उनके जो डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होंगे, उन सभी हेड्स की इनकम को आपको लेना है, उनके प्रोविजंस को लगाना है और आपको पर्टिकुलर इनकम पर हेड कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर काफ़ी कुछ ही एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये सब मत पढ़ना, बिल्कुल कट कर दो, बिल्कुल पूरी तरह से कट कर दो, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग चीज़ है, मत पढ़ना। फिर भी किसी पे एक्स्ट्रा टाइम हो, घर बैठ के पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने नोट्स में ये चीज़ें आपको लिखवा दी है ना, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना। चलिए स्टेप नंबर 3, जब आपने सभी हेड्स की इनकम निकाल ली थी, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, क्लबिंग के प्रोविजन लगाते थे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको क्लबिंग के प्रोविजंस लगाने हैं। क्लबिंग के पूरे प्रोविजंस की इन्होंने बात बताई है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करने के बाद आप नीचे आ जाइए, ये रहा क्लबिंग के आपने प्रोविजन लगाए। क्लबिंग में अगर कोई स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, या फिर कोई भी है, तो उनकी इनकम को आपने क्या किया, इनके साथ क्लब कर दिया। फिर स्टेप नंबर 5 आएगा। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। अगर किसी दूसरे बिजनेस से इनको लॉस हो रखा है तो वो लॉस आप माइनस करोगे। देखो मत पढ़ना, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, इन सब के ऊपर चैप्टर है, चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में जाके, यहाँ मत पढ़ना। कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई, आप सबको पता है जीटीआई कैसे निकलता है। 5 हेड्स की इनकम को ऐड कर दो, उसमें क्लबिंग का प्रोविजन लगा दो, उसमें से सेट ऑफ लॉसेस को माइनस कर दो, लॉसेस को सेट ऑफ कर दो। उसके बाद जो भी आप जीटीआई निकालोगे, जीटीआई में से आपको क्या माइनस करना होगा, स्टेप 7 में जाके 80C से 80U तक की डिडक्शंस। देखो ये सारी डिडक्शन इन्होंने लिखी है, पर इसका भी पर्टिकुलर चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे। ये सारी डिडक्शंस जो हैं ये 80C से 80U के अंदर लाई करती हैं। ये सारी डिडक्शंस माइनस कर दी जाएंगी। फिर जो इनकम आएगी उस इनकम को बोला जाता है टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम आपके हाथ में आ जाएगी। ये पूरा इन्होंने डायग्राम से समझाया हुआ है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल इनकम जो आ गई, फिर उस पर आप क्या लगाओगे, अपने रेट लगाओगे। रेट कैसे लगाओगे, रेट लगाने के लिए स्लैब्स भी होते हैं, स्पेशल रेट्स भी आपके पास होते हैं। तो वही स्लैब और स्पेशल रेट को आप यूज़ करोगे। फिर अपना क्या निकालोगे, टैक्स का अमाउंट निकालोगे। टैक्स का अमाउंट लगाने के बाद अगर उसमें कोई रिबेट होगा तो रिबेट को आप क्या करोगे, रिबेट को मैम हम लेस कर देंगे। लेकिन अगर कोई सरचार्ज होगा तो सरचार्ज एज ए एडिशनल टैक्स हम उसके ऊपर इम्पोज कर देंगे। जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ये सब अभी पढ़ाऊंगी। सरचार्ज के रेट वगैरह भी जितना जितना दिखा रही हूँ उतना उतना देखो। रिबेट का क्या होता है, सरचार्ज का क्या होता है, अंदर नहीं घुसे अभी किसी में।
उसके बाद आप क्या करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओगे। इनकम पर कितने रेट से लगता है, 4% से लगता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आपको टैक्स जो होता है वो एडवांस में भरना होता है, 4 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं। तो वो सारी बातें इस पैरा के अंदर लिखी हुई हैं, मन हो तो पढ़ लेना वरना मत पढ़ना, चैप्टर है पर्टिकुलर वहाँ पढ़ेंगे। तो एडवांस टैक्स आपको क्या करना होता है, पे करना होता है। फिर आपने जब एडवांस में टैक्स पे कर दिया तो आप फाइनल में एक्चुअल टैक्स निकालोगे। फिर आप क्या करोगे, या तो आपका टैक्स पेबल बनेगा या फिर आपका टैक्स रिफंडेबल बनेगा। चाहे वो पेबल बने चाहे वो रिफंडेबल बने, आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल करके आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। अगर रिफंड बनता है तो रिफंड क्लेम कर लोगे। चलिए अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर बताई गई होंगी। असेसी कौन होता है, तो असेसी मैंने आपको बताया था जो टैक्स भरता है। हमारे केस में मिस्टर एक्स कौन है, असेसी है। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। बस इतनी ही लाइन आपको पढ़नी है, बाकी का आप मत पढ़ना। असेसी की डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती, आप सबको भी पता है। असेसी का मतलब क्या होता है, जो कि टैक्स भरता है, जो कि टैक्स की कैलकुलेशन करता है। जी मैम, अब हमको बात समझ आ गई। असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट मान लो जो मिस्टर एक्स है उन्होंने अपना टैक्स में कोई भी घपलाबाजी कर दिया, कोई भी घपलाबाजी कर दी और ऑफिसर की उन पर नजर पड़ गई, तो ऑफिसर उनके अगेंस्ट क्या करेंगे, जांच पड़ताल शुरू कर देंगे, असेसमेंट शुरू कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है, उनकी इनकम को असेस करेंगे। असेस करने को बोलते हैं असेसमेंट। कि जो मिस्टर एक्स है अगर उन्होंने कोई गलती कर दी या फिर कुछ भी कर दिया तो उनकी इनकम को डिटरमाइन किया जाएगा, उनकी इनकम को असेस किया जाएगा। पर्सन कौन होते हैं, पर्सन पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत बढ़िया चीज है। पर्सन का मतलब क्या होता है, देखो जो भी पर्सन होंगे उन सबको टैक्स भरना पड़ता है, ये बात फैक्ट है। इनकम टैक्स के अंदर एवरी पर्सन चाहे वो पर्सन कोई भी हो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो लॉ मेकर ने डिफाइन किया कि पर्सन कौन होते हैं। लॉ मेकर ने कहा कि जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल मतलब कि ह्यूमन बीइंग, आप, मैं, आपकी फैमिली मेंबर हो गए, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कौन है, ह्यूमन बीइंग है, जो कि ह्यूमन बीइंग है। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आ जाते हैं और ह्यूमन बीइंग को अपना टैक्स भरना होता है। फिर लॉ मेकर ने बोला HUF जो होती हैं वो भी पर्सन होती हैं। HUF का मतलब क्या होता है, लिख लो यहाँ पर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बेसिकली एक फैमिली के मेंबर होते हैं जो कि जॉइंटली एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसमें इनकी बेटी, बेटे, भाई, फादर, ब्रदर, हस्बैंड सब मिलके एक हिंदू फैमिली के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उनको बोला जाता है HUF। अब इस केस में क्या होगा, HUF टैक्स भरेगी। जो टैक्स की रिटर्न फाइलिंग होगी वो HUF के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब इंडिविजुअल में तो किसने रिटर्न की फाइलिंग की थी, मिस्टर एक्स ने फाइल की थी, लेकिन HUF में तो सभी क्या बन गए, सभी उस HUF के मेंबर हैं। लेकिन इसमें बेसिकली एक कर्ता बनते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो उनके नाम पर काम होता है, पर टैक्स की रिटर्न इंडिविजुअल के नाम से जाती है। मिस्टर कर्ता के नाम से रिटर्न नहीं जाएगी, रिटर्न किसके नाम से जाएगी, HUF के नाम से। फिर होता है कंपनी। कंपनी में आप सभी जानते हैं डायरेक्टर होते हैं एंड शेयर होल्डर होते हैं। तो कोई भी इनकम टैक्स की रिटर्न डायरेक्टर के नाम से नहीं जाएगी, शेयर होल्डर के नाम से नहीं जाएगी, किसके नाम से जाएगी, कंपनी। मान लो कंपनी का नेम है ABC लिमिटेड, तो रिटर्न फाइलिंग किस नाम से होगी, ABC लिमिटेड के नाम से होगी। तो लॉ मेकर बोलते हैं कंपनी भी एक पर्सन है और कंपनी को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और टैक्स भरना पड़ेगा। सिमिलरली फर्म की जो रिटर्न होती है वो पार्टनर के नेम से नहीं जाती है, वो फर्म के नेम से जाती है। तो फर्म भी क्या है, पर्सन है। वो फर्म हो सकता है आपके पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हो या फिर हो सकता है LLP एक्ट में रजिस्टर्ड हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हो। फिर आता है AOP और BOI। AOP का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल सॉरी AOP का मतलब लिखिए यहाँ पर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI का मतलब लिखिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे पर्सन्स मिलके एक एंटिटी फॉर्म कर लेते हैं। पर्सन्स मिलके मतलब हो सकता है वो कोई कंपनी हो सकता है 2-3 कंपनी आपस में मिल जाए, हो सकता है कोई कंपनी या फिर कोई फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल, ये तीनों आपस में मिल जाए, हो सकता है कोई HUF या फिर कोई इंडिविजुअल मिलके एक
एओपी फॉर्म कर लें, एओपी फॉर्म कर लें। ठीक है मैम, इसका नाम में ही आ रहा है, देखो ये क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक पर्सन का एसोसिएशन होता है ये, यानी कि बहुत सारे पर्सन्स, अब वो पर्सन्स इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एचयूएफ भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकते हैं, फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ये सब मिलके एक एंटिटी फॉर्म कर लेते हैं, उसको बोला जाता है एओपी। फिर आता है बीओआई, बीओआई का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके एक एंटिटी फॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एओपी में क्या होता है, एचयूएफ भी इनका मेंबर बन सकती है, कंपनी भी बन सकती है, फर्म भी बन सकती है, कोई भी बन सकता है। लोकल अथॉरिटी आप सबको मैंने बताया था जीएसटी के टाइम पे भी कि जो म्यूनसिपालिटी होती है, पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ये सब कौन होती है, लोकल अथॉरिटी होती है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इन 4 कैटेगरी में नहीं आ रहा, इन 5 कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो कहाँ पर जाता है, एजेपी में, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो बेसिकली यहाँ पर भगवान को रखा गया है, किसको रखा गया है, भगवान को, कि जो भगवान होते हैं वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। ठीक है मैम, बात तो अब हमको समझ आ गई। तो इन्होंने नीचे फिर से वही डेफिनेशन लिख के दिखा रखी है कि इंडिविजुअल कौन होता है, कोई भी मेल हो फीमेल हो, तो बेसिकली कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमन बीइंग है उसको क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल। एचयूएफ कौन होता है, ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, इनके ऊपर लिख लो, चाहे तो याद करने मत बैठ जाना, एग्जाम में नहीं आती, बस आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स की रिटर्न जा रही है तो एक इंडिविजुअल भी भरता है, एक कंपनी भी भरती है, एक एचयूएफ भी भरता है। कंपनी इंडियन कंपनी होती है, कुछ कंपनी फॉरेन कंपनी होती है। जो इंडियन कंपनी होती है उनमें प्राइवेट कंपनी आती है और पब्लिक कंपनी आती है। तो ये चीजें भी, अब आपको इनमें मीनिंग ज्यादा डिटेल में मत जाना, इनमें फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है मैम, समझ गए। फर्म, ऐसी फर्म जो कि, यहाँ पर आ जाओ फ्लो चार्ट में, मैटर मत पढ़ना इनका बिल्कुल भी, ऐसी फर्म जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड हो, या फिर ऐसी फर्म जो कि एलएलपी एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड हो। फिर इन्होंने बताया है कि एओपी क्या होता है, तो ऐसी कोई भी एंटिटी आप फॉर्म कर रहे हो, ऐसी कोई भी एंटिटी जिसमें पर्सन्स है, पर्सन्स बोले तो वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, वो एचयूएफ भी हो सकती है, वो कंपनी भी, वो सब मिलके कोई कॉमन पर्पस के लिए एक एंटिटी फॉर्म करते हो। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही होंगे, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं लोकल अथॉरिटी की, तो मैंने आपको बताया था म्यूनसिपालिटी हो गई, कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, कोई भी पंचायत हो गई, ये सब किसका पार्ट होते हैं, लोकल अथॉरिटी का पार्ट होते हैं। फिर बात आती है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो इन्होंने लिखा है जो डेटी होते हैं, डेटी मतलब क्या होते हैं, देवी देवता हो गए, कोई भी आइडियल हो गए, ये सब इसमें आ जाते हैं। एक रेजिडेरी क्लॉज है, जो किसी में फॉल नहीं करेगा वो इसमें फॉल कर जाएगा। बात समझ आई कि नहीं। अब देखो मेरी कुछ डेफिनेशन रहती है इनकम से रिलेटेड, अब कुछ डेफिनेशन इनकम से रिलेटेड बची हुई है यहाँ पर, और एक मुझे सिखाना है आपको स्लैब का रेट। तो ये वाली क्लास आज मैं यहीं स्टॉप करती हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है आज, तो फिर ये वाली क्लास आज यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।